तो आओ बच्चे, पिछले क्लास में हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी पर प्रॉब्लम बनाए थे। वो एक टाइप का प्रॉब्लम सब था, क्लियर है। आज फिर हम लोग एक टाइप के प्रॉब्लम पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और उस टाइप के प्रॉब्लम कहा जाता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेज थ्योरम। बेज थ्योरम पर आधारित साहब, तुम लोग को बेज थ्योरम बोल रहे हैं तो लगा होगा नया, कोई नया नहीं है। हम लोग जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं उसी में एक से ज्यादा केस रहेगा, क्लियर है। उसी का एक से ज्यादा केस रहेगा और उसी में से एक कोई इवेंट बनता है। इसलिए बेस थ्योरम कोई नया बात नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं, वही है बेस थ्योरम। और उसी में मैं एक हिसाब बनाकर दिखा देता हूं, उसी में तुमको पता चल जाएगा कि क्या है। यानी थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है, आज की कहानी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है, एक लाइन आगे काम करना है, बस यही है। तो है वही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो लोग पढ़े थे, उसमें भी खास के डिपेंडेंट इवेंट घटना वाला जो हिसाब पढ़े थे, क्लियर है। तो आज उसी टाइप का हिसाब हम लोग बनाएंगे, हिसाब से तुमको क्लियर हो जाएगा कि यही है बेस थ्योरम, लेकिन नहीं। तो आइए वो प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम लोग बनाते हैं, जरा देखो ध्यान से। आज उसी टाइप पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्लियर है। तो आइए एक पहला हिसाब देखिए। There are two bags, 1 and 2. Bag 1 contains 3 white and 4 black balls. दो ठो बैग है, एक ठो बैग 1 है, ये बैग 1 है, फर्स्ट बैग है, और एक ठो बैग हमारा सेकेंड है, ये सेकेंड बैग है। फर्स्ट बैग में है 3 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स, 3 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल है फर्स्ट बैग में। एंड सेकेंड बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, इसमें 5 व्हाइट है और 6 ब्लैक बॉल है सेकेंड बैग में। आगे बढ़िए। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी व्हाइट। पहले इतना ही पैसा अपना ये कहता है कि एक बैग अकस्मात चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाला जाता है, और वह कौन सा गेंद निकाला जाता है? व्हाइट, उजला। वन ऑफ द बैग पिक्ड अप एट रैंडम, यानी एक तो बैग अकस्मात चुना जाता है और तब उसमें से एक व्हाइट गेंद निकाला जाता है। पहले बैग चुनना घटना हो जाएगा और तब उसमें से उजला निकालना, व्हाइट निकालना। कह रहा है कि एक बैग चुना जाता है और तब उसमें से उजला गेंद निकाला जाता है। तो पहले बैग चुनेंगे और तब ना उसमें से उजला निकलेगा। तो तुम बताओ, तो बैग कौन चुनाएगा? बैग चुन के और उजला गेंद निकालना है। अभी हम ये हिसाब आधा ही, मतलब लास्ट टॉपिक अभी नहीं पढ़े हिसाब का, पर इतना बना, उसके बाद हम बात करेंगे। बैग चुन करके और उजला गेंद कर रहा है निकालने के लिए। तो बताओ, तो बैग कौन चुनाएगा? फर्स्ट भी चुना सकता है और सेकेंड भी चुना सकता है, इसलिए ये हिसाब दो केस में जाएगा। एक बार पहला बैग चुन के उजला गेंद निकालना और एक बार दूसरा बैग चुन के उजला गेंद निकालना, यानी दो केस में हिसाब जाएगा, क्लियर है। उसी को आओ घटना पर नामकरण कर देते हैं। लेट E1 हम लोग मान लेते हैं एन इवेंट टू सेलेक्ट फर्स्ट बैग, चाहे बैग फर्स्ट, और घटना E2 मान लेते हैं एन इवेंट टू सेलेक्ट बैग सेकेंड, क्लियर है। और घटना E मान लेते हैं, वही पिछले क्लास की तरह ही, एन इवेंट to draw a white ball from selected bag, क्लियर है। घटना E मान लिए उजला गेंद निकालना फ्रॉम सिलेक्टेड बैग, यानी सिलेक्टेड बैग में से, चुने हुए बैग में से उजला निकालना। तो आइए
PE1 इज इक्वल टू एंड इवन टू सिलेक्ट बैग फर्स्ट। तो बैग दूगो है तो पहला बैग चुनने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2। अगर 3 ठो बैग रहता तो 1/3 1/3 1/3। 10 को बैग रहता तो 1/10 1/10 1/10, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एकदम पुराना हिसाब तुमको लगेगा। इसी में एक काम नया करना है, वही आज बता रहा हूं। तो P1 हो गया 1/2, यानी पहला बैग चुनना। अब पहला बैग चुना गया तब देखो PE/E1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, यानी पहला बैग चुना गया है तब उसमें से अब उजला निकाल रहे हैं। जो उजला निकालना तो पहला बैग चुनाने पर डिपेंड कर रहा है, तो उसमें से उजला निकाल। तो उजला इसमें है क्या, 3 ठो है। तो 3C1 अब बाई सैंपल स्पेस हो जाएगा 4 3 7, तो 7C1 यानी 3/7। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग का हो गया PE1 इंटरसेक्शन E। हम लोग पढ़े मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, तो क्या हो जाएगा PE1 इंटू PE/E1 E/E1। और इस प्रकार से PE1 हमारा 1/2 इंटू 3/7 यानी हो गया 3/14। ये हो गया E1 घटना था पहला बैग चुनना, और E घटना था उजला गेंद निकालना उसमें से चुने हुए बैग में से। तो ये हो गया पहला बैग चुनना एंड उजला गेंद निकालना। उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 3/14। यानी सीधे ये कहो ना कि पहला बैग चुनकर और उसमें से उजला गेंद निकालते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी हमारा 3/14 निकला। इसी प्रकार से दूसरा बैग चुन के भी तो उजला गेंद निकालेंगे ना जी, तो वो अब सेकेंड केस में जाएगा। देखो ध्यान से PE2 दूसरा बैग चुनना, तो दूसरा बैग चुनने का ही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 ही बैग है। अब आओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, एंड दूसरा बैग चुना गया है तब उसमें से अब उजला गेंद निकालना है, व्हाइट गेंद निकालना है। तो आप दूसरा बैग में कितने व्हाइट है 5, तो 5C1 अब बाई 5 और 6 11C1, और इस प्रकार से इसका हम निकालोगे तो 5/11 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस प्रकार से PE2 इंटरसेक्शन E मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा PE2 इंटू PE/E2 और इस प्रकार से PE2 हमारा 1/2 है इंटू, और यह 5/11 है, तो हो गया 5/22 हो गया। क्लियर है। तो 5/22 प्रोबेबिलिटी हो गया, समझ में आ रहा है। 5/22 प्रोबेबिलिटी हो गया दूसरा बैग चुन के और उजला गेंद निकालना। तब इतना ही प्रॉब्लम रहता कि बैग चुन के उजला गेंद निकालने का प्रोबेबिलिटी निकाली, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दोनों का जोड़ हो जाता है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाता है 3/14 प्लस 5/22। दोनों को जोड़ देते तो यही हो जाता कि बैग चुन के उजला गेंद निकालने का प्रोबेबिलिटी। इतना ही हिसाब पूछता था, लेकिन उसमें कुछ आगे बढ़े हुआ है। क्या देखो ध्यान से, करा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट, यानी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वह उजला गेंद जो होगा वो पहला बैग से निकला होगा। तो पहला बैग से उजला गेंद निकला, प्रोबेबिलिटी यही ना हो गया जी। तो यहां पर देखो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बस यही लाइन देखना, यही लाइन मेन है। हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अभिष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यही है बेस थ्योरम। अब देखो ई है पहला बैग से उजला गेंद निकालना, ये हो गया दूसरा बैग से उजला गेंद निकालना। कंडीशन किस पर है, पहला बैग पर किस, पहला बैग कहता है कि नहीं पहला बैग से उजला गेंद निकले उसका प्रोबेबिलिटी निकालें। तो यहाँ ये घटना की तरह काम करेगा, यानी 3/14 घटना हो गया। अब बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की तरह यह काम करेगा, 3/14 अब प्लस 5/22। ये बात समझ में आया, ध्यान से देखना। बैग चुन के उजला गेंद निकालना, ये पहला बैग चुन के उजला गेंद निकालना या दूसरा बैग चुन के उजला गेंद निकालना, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस की तरह, यानी इस दोनों का योग जितना रहेगा सबका योग नीचे होगा। और कहां से आवे वो जरूर कहेगा हिसाब में, जैसे कहा था फर्स्ट बैग से आवे, तो ये हमारे फर्स्ट बैग से उजला गेंद यही ना, तो ये हमारे घटना की तरह काम करेगा। इसी में कहा था कि वह व्हाइट बैग बॉल सेकेंड बैग से आवे, तो यहां पर 3/14 नहीं होकर के 5/22 हो जाता। अब बट्टे सबका जोड़। क्लियर है। अगर 3 केस में हिसाब रहता तो तीनों केस का जोड़ नीचे में लिखते, और कहां से वो आगे जो कहेगा तो वह हमारा ऊपर में हो जाता। तो यही ये कह रहा है
उजला गेंद आवे बैग चुना करके, लेकिन वो पहला बैग से आवे, तो पहला बैग से यही ना कहानी थी, ये हमारा घटना की तरह काम किया। अब बाकी उजला गेंद आना हमारा सैंपल स्पेस की तरह काम किया। अगर फर्स्ट बैग का है तो 3/14 लिए हैं, और अगर सेकेंड बैग का था तो ऊपर में हम 5/22 देते। तो यही मेन बात था। क्लियर है? एक आध को प्रॉब्लम और बनाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसा कैलकुलेशन कर दो, क्या हो जाएगा देख लो, हो जाएगा 3/14 बट्टे इसका एलसीएम लेंगे तो 154 हो जाएगा, 11 तिया 33 और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 5 35। और इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन यहां कर देता हूं तो 3/14 इंटू 154 बट्टे 68, 14 से 11 मतलब 11 तिया 33 बट्टे 68 प्रोबेबिलिटी हो गया कि वह उजला गेंद जो है वो पहला बैग से निकलेगा। अगर रहता दूसरा बैग से तो ये हमारा घटना होता। तो इतना हिसाब तो हम पीछे बनाए ही थे यहां तक। वहां टोटल प्रोबेबिलिटी में था सीधे कि सबको हम लोग जोड़ देते थे। अब यहां है कि सबको जोड़ना हमारा सैंपल स्पेस की तरफ होगा नीचे, और कहां से आगे जरूर कहता रहेगा हिसाब में, तो वो हमारे घटना की तरह काम कर जाएगा। ऐसे ऐसे करेंगे, इसी को बेस थ्योरम बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब एक हिसाब और बनाते हैं तो और तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। जब ध्यान से देखो, इसको मिटा देते हैं। यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आओ एक दूसरा हिसाब में। आज सारे हिसाब उसी की चर्चा करूंगा। दो चार को हिसाब देखोगे एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। सारे हिसाब को बढ़िया से देखना और काम करना। ये आओ एक अच्छा हिसाब ले रहा हूं। फिर दूसरा हिसाब है, ए इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 times आउट ऑफ 5 times। ए जो है वो 3 बार सही बोलता है 5 बार में से, यानी 5 बार जब ए बोलता है तो उसमें 3 बार सही बोलता है। क्लियर है? तो आओ तो ए को सही पर हम घटना पर नाम दे देते हैं। लेट E1 मान लेते हैं एन इवेंट टू ए स्पीकिंग ट्रूथ, स्पीकिंग ट्रूथ। ए को सही बोलने का प्रोबेबिलिटी घटना E1 मान ली है, और E2 मान लेते हैं एन इवेंट टू ए इज नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, यानी सही नहीं बोलता है, स्पीकिंग ट्रूथ। क्लियर है? और घटना ई मान लेते हैं। क्या करा क्वेश्चन देखो, करा है ए इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 times आउट ऑफ 5 times। ए जो है वो सही बोलता है 5 बार, जब बोलता है उसमें से 3 बार वो सही बोलता है। ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज 1। वह छकरी भाजता है, पासा भाजता है, और किसी को रिपोर्ट करता है कि 1 आया। किसी आदमी को बताता है कि क्या आया, 1 आया। अब इतना ही तक हिसाब पढ़ो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी ए जो है सो छकरी भाज रहा है और रिपोर्ट क्या कर रहा है, 1 आया। एंड ही रिपोर्ट्स इट इज 1, एंड ही रिपोर्ट्स दैट इट इज 1, और वह रिपोर्ट करता है कि 1 आया। तो घटना ई मान लेते हैं एन इवेंट टू ए रिपोर्ट्स 1 when throwing a die, when throwing a die। क्लियर है? An event to A reports 1, यानी A रिपोर्ट करता है, किसी को बताता है कि 1 आया। कब? when throwing a die, जब वो छकरी भांज रहा है तब। तो आइए यहां पर हम लोग सबसे पहले PE1 निकाले। E1 an event to A speaking truth, यानी A को सही बोलने का प्रोबेबिलिटी दिया ही हुआ है कि 5 बार में से वो 3 बार सही बोलता है, यानी 3/5। दूसरा केस हो जाएगा PE2, ए को सही नहीं बोलने का प्रोबेबिलिटी। तो सही बोलने का निकल गया तो 1 - 3/5 तो हो जाएगा 2/5। चाहे वैसे भी 5 बार में से 3 बार सही बोलता है तो 2 बार झूठ बोलता है, तो 2 बार तो 2 बट्टे 5 यहाँ सैंपल स्पेस है।
ये हो गया सही बोलना प्रोबेबिलिटी, हो गया झूठ बोलना प्रोबेबिलिटी। अब देखो पी ई अब बाई ई वन, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। ई क्या घटना है? ई घटना है कि छकरी में छकरी भांजता है और किसी को बताता है कि एक आया। छकरी जान रहे हो, छकरी में 1 2 3 4 5 6 आता है, तो एक आया, तो सही में एक आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/6, क्योंकि छकरी भाजेंगे तो सैंपल स्पेस तो 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, और घटना हमारा क्या हो जाएगा? एक आना, तो एक हो गया, तो NE/NS, तो पी क्या हो जाएगा? 1/6। यानी छकरी भाजेंगे, पासा भाजेंगे तो एक आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/6। तो आओ, तो क्या होगा यहां पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी वो रिपोर्ट कर रहा है एक आया, व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। E1 मतलब हो गया कि वह सही बोलता है। सही का मतलब हो गया कि एक्चुअली में एक आया है और वह किसी को रिपोर्ट कर रहा है कि हाँ एक आया, क्योंकि E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड का मतलब नीचे E1 है। E1 का मतलब हो गया कि वह सही बोलता है, ट्रूथ का ये सेट है। तो ट्रूथ का सेट है, इसका मतलब वह सही को किसी को बता रहा है, एक आया है और तब सही को बता रहा है कि हाँ एक आया, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6। और इस प्रकार से पी E1 इंटरसेक्शन E मल्टीप्लीकेशन तो पढ़े ही हो, पी E1 इंटू पी E/E1 क्लियर है। और इस प्रकार से पी E1 हमारा है 3/5 इंटू E/E1 1/6, तो हो गया 3/30। ये हो गया कि छकरी भाजा और सही में एक आया और रिपोर्ट भी किया कि एक आया। अब यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब देखो E2 मतलब हो गया कि वो झूठ बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है, लेकिन रिपोर्ट कर रहा है कि एक आया, क्योंकि घटना ई जो है सो एक ही रिपोर्ट करना है, तो सही नहीं कोई बोलेगा, रिपोर्ट एक आ रहा है कर रहा है, इसका मतलब है कि एक उसको नहीं आया, तब वह कह रहा है कि एक आया। तो आया क्या? तो या तो 2 आया होगा, या 3, या 4, या 5, या 6। इसी 5 में से कोई छकरी पर आया होगा और वह रिपोर्ट कर रहा है 1 आया, क्योंकि वह झूठ बोल रहा है। E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड कर रहा है, E2 है झूठ बोल रहा है। क्लियर है। तो एक नहीं आएगा तो क्या क्या आएगा छकरी पर, पासा पर? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। इसी 5 में से कोई आया, तो आया ये चीज कह रहा है कि एक आया, यानी झूठ बोल रहा है, यानी 5/6 वह बोल रहा है। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू हो जाएगा PE2 मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इंटू PE/E2। और इस प्रकार से PE2 हमारा हो गया 2/5 इंटू 5/6, तो हो गया 10/30। तो ये हो गया कि छकरी पर एक आया तब वह रिपोर्ट किया कि एक आया। ये हो गया कि छकरी पर एक नहीं आया और तब रिपोर्ट किया कि वह एक आया, यानी दोनों में रिपोर्ट एक आया ही कह रहा है। इसमें सही में आया था तो सही में आया है तो रिपोर्ट 1 है, इसमें नहीं आया है तो रिपोर्ट 1 है। तो क्वेश्चन देखो, इसे रिपोर्ट आना हमारा सैंपल स्पेस की तरह हो गया, यानी इस दोनों का योग हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। हम जो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैं पहले ही बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रिपोर्ट एक करना, यानी 3/30 प्लस 10/30 तो होगा ही नीचे में, रिपोर्ट एक करना हमारा सैंपल स्पेस की तरह हो गया। अब वह सही वाला रिपोर्ट है कि गलती वाला रिपोर्ट 1 करना हो, देखो हिसाब में दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 1। प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वह सही में एक था, तो सही में एक यही ना था जिसको सही एक आया तब एक किया, इसमें एक नहीं आया तब एक किया, तो एक्चुअली 1, यानी ये हमारा घटना की तरह काम करेगा, यानी 3/30। अगर एक्चुअली 1 नहीं कहता तो यहाँ 10/30 हम लिखते हैं। यानी इसी केस में से जो केस रहता है उसमें से एक कोई हमारा घटना की तरह कार्य करता है और बाकी सब लोग सैंपल स्पेस की तरह काम करता है, यही काम करना है इस हिसाब से हमें। क्लियर है। तो इसका हल कर दो इस प्रकार से, 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 3/30 हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया कि वह सही में एक आया था। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना? तो क्लियर हो चुका है। एक आध प्रॉब्लम और बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जब देखो ध्यान से, एक तीसरा प्रॉब्लम देखो जरा ध्यान से।
तीसरा कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 1 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल्स। एगो बैग में 1 व्हाइट है और 6 रेड बॉल है एक बैग में, और दूसरा बैग में 1 व्हाइट एंड ए सेकेंड बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स, और दूसरा में 4 व्हाइट है और 3 रेड बॉल है दूसरा बैग में। 4 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स, ठीक है। 4 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स, 1 व्हाइट एंड 6 रेड, ठीक है। वन ऑफ द बैग इज पिक्ड अप एट रैंडम। एगो बैग अकस्मात चुना जाता है, इस दोनों में से एगो बैग चुना जाता है। एंड द बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम इट एंड इट इज फाउंड टू बी व्हाइट कलर, व्हाइट इन कलर। अब इतना ही पढ़ो। कह रहा है कि इसमें से एगो बैग चुना जाता है और उस बैग को चुन करके कौन गेंद निकाला जाता है? व्हाइट कलर का। फिर देखो आगे वही, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि पहले बैग चुनना और तब उसमें से व्हाइट निकालना। ये तो सिंपल बात है, एक बार पहला बैग चुन के व्हाइट निकलेगा, एक बार दूसरा बैग चुन के व्हाइट निकलेगा, यानी 2 केस में हिसाब बनेगा। और पहले घटना लिख देता हूं, E1 लिख देते हैं, एन इवेंट टू सेलेक्ट फर्स्ट बैग, और E2 घटना मान लेते हैं, एन इवेंट टू सेलेक्ट सेकेंड बैग, और घटना E मान लेते हैं, एन इवेंट टू ड्रॉ ए व्हाइट बॉल फ्रॉम सेलेक्टेड बैग, E1 हो गया पहला बैग चुनना, E2 हो गया दूसरा बैग चुनना, और घटना E हो गया कि चुने हुए बैग से उजला गेंद निकालना। वही लिखा है, इवेंट टू ड्रॉ ए व्हाइट बॉल फ्रॉम सिलेक्टेड बैग। तो आओ पहले बैग चुन के पहले उजला निकालते हैं। PE1, तो पहला बैग चुनने का प्रोबेबिलिटी तुम जानते ही हो, 1/2 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी पहला बैग चुन के तब उसमें सब उजला निकाल रहा हूं। उजला कितना इसमें? 1, तो 1C1। अब भाई सैंपल स्पेस 6 1 7, तो 7C1 यानी 1/7। क्लियर है? इस प्रकार से PE1 इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, PE1 इंटू PE/E1, और इस प्रकार से PE1 हमारा है 1/2 इंटू 1/7, तो 1/14। यह 1/14 प्रोबेबिलिटी निकल गया पहला बैग चुन के उजला गेंद निकालना। तो लोगों को क्लियर हो चुका है। फिर आओ PE2, अब दूसरा बैग चुनना। दूसरा बैग चुनने का E2 घटना है, दूसरा बैग चुनने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, क्योंकि दुइयों को बैग है, तो 1/2 होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी दूसरा बैग चुन लिया है तब उसमें सब उजला निकालना है। इसमें व्हाइट गेंद 4 है, तो 4C1, अब बाई 4 और 3 तो 7C1 सैंपल स्पेस हो जाएगा, तो 4/7। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4/7 हो जाएगा 4/14, 4/14 हो गया दूसरा बैग चुन के उजला गेंद निकालना। अब देखो, अब सीधे कहता उजला गेंद निकाला तो दोनों का योग हो जाता है, लेकिन इसी में कहेगा उजला गेंद निकले और कौन बैग से वो हमारा घटना का काम करेगा, यही है बेस थ्योरम। हम आगे लिख देते हैं, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अभिष्ट प्रायिकता इज इक्वल टू बैग चुन के उजला गेंद निकाला, यानी 1/14 प्लस 4/14, ये तो नीचे होगा ही, सैंपल स्पेस की तरफ होगा। अब उजला गेंद कौन बैग से आवे वो क्वेश्चन में कह रहा होगा, लास्ट में जरूर लास्ट में बोलता है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल वाज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। वह प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वह बॉल जो होगा उजला वो पहला बैग से निकलेगा, तो पहला बैग से नहीं निकला है, तो यही 1/14 हमारा घटना की तरह कार्य करेगा। अगर कहता है दूसरा बैग से निकलेगा तो 4/14 हो जाता है। अब तुम लोग क्लियर हो चुका होगा, और इस प्रकार से इसका हम लोग हल कर देंगे, तो 14 इसका LCM हो जाएगा, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी हो गया कि वह उजला बॉल जो है सो फर्स्ट बैग से निकला है। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं, तो तुम लोगों को बहुत क्लियर हो चुका है। और एक आध और सुंदर सा इंटरेस्टिंग हिसाब तुम लोग हम दिखा रहे हैं, बढ़िया मजेदार हिसाब से इसी थ्योरी पर। देखो
चौथा हिसाब देखो, चौथा है बहुत सुंदर हिसाब पे, इंटरेस्टिंग, जरा ध्यान से देखना। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 गो सिक्का है। कितने सिक्का है? 3 सिक्का है। 1 इज 2 हेडेड कॉइन, एगो सिक्का है जो उसमें दोनों तरफ हेड है। 2 हेडेड कॉइन मतलब हुआ कि सिक्का में क्या होता है, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, लेकिन वो सिक्का ऐसा है इसको दोनों तरफ क्या है, हेड है। जैसे बहुत सुंदर हिसाब है, अच्छा हिसाब लिए है, यानी उस सिक्का के दोनों तरफ हेड है, यानी हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, यानी उसके दोनों फेस पर हेड ही है, ऐसा सिक्का एगो है। अनदर इज ए बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम। और दूसरा जो सिक्का है, 3 गो सिक्का में एगो सिक्का तो सुन लिया कि दोनों तरफ हेड वाला सिक्का है, और दूसरा जो सिक्का है वो बायस्ड कॉइन यानी खराब सिक्का है। अच्छा सिक्का को अनबायस्ड कॉइन बोलते हैं। अच्छा सिक्का में क्या होता है, हेड का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है और टेल का भी 1/2। लेकिन दूसरा जो सिक्का मेरा है वो बायस्ड कॉइन है, खराब सिक्का है। उस सिक्का में क्या है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 75% है, जबकि अच्छा सिक्का में तो 50-50% ना होता है हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन मेरा जो दूसरा सिक्का है वो बायस्ड कॉइन है, यानी खराब सिक्का है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 75% है। तो पहला सिक्का हो गया जिसका दोनों तरफ हेड है, बोथ फेस में 2 हेडेड कॉइन है। दूसरा सिक्का हो गया बायस्ड कॉइन है, बायस्ड मतलब खराब सिक्का। उस खराब सिक्का का गुण क्या है कि उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है। और तीसरा सिक्का जो है, थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन, और तीसरा सिक्का जो है सो अनबायस्ड कॉइन है, यानी अच्छा सिक्का है। अच्छा सिक्का मतलब हो गया वही कि हेड का ये प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल का भी 50-50%। तो 3 गो सिक्का कैसा है समझ में तुम लोग को आ गया। अब आओ, वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम। अब उस 3 सिक्का में से एगो सिक्का अकस्मात चुना जाता है। और तो ये बताओ 3 गो सिक्का है, उसमें से एगो, आखिर तीनों में से कोई ना कोई एक तो चुनेंगे, तो कौन चुनाएगा? तो कोई भी चुना सकता है। तो पहला सिक्का चुनाने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3, दूसरा का भी 1/3 और तीसरा का भी 1/3, जैसे बैग में होता था। तो कह रहा है वन ऑफ द कॉइन सिलेक्टेड एट रैंडम, एगो सिक्का अकस्मात चुना जाता है। उस तीनों सिक्का में से वो सिक्का पहले चुनते हैं, एंड टॉस्ड इट शोज हेड्स, और उसको टॉस किया जाता है और वह हेड आता है। यानी सिक्का एगो चुनना है और हेड लाना है। इतना ही हिसाब पहले बना, उसके बाद लास्ट में कंडीशन दिया रहेगा, जो हम लास्ट में देखते हैं सब हिसाब में। यानी सिक्का चुन के और हेड लाना, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है, समझो। और पहले हम लोग 3 गो सिक्का पर तीनों घटना मान लेते हैं। यहाँ 3 केस बनेगा। इवन घटना मान लेते हैं, एन इवेंट टू सेलेक्ट 2 हेडेड कॉइन, 2 हेडेड कॉइन। क्लियर है? इवन घटना मान लिए कि 2 हेड वाला सिक्का चुनने का प्रोबेबिलिटी। घटना E2 हम मान लिया, E2 मान लिया, एन इवेंट टू सेलेक्ट बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन मतलब हो गया खराब सिक्का, जिस पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 75% है, दूसरा हो गया। क्लियर है? और तीसरा मान लेता हूं, तीसरा घटना, तीसरा एन इवेंट टू सेलेक्ट अनबायस्ड कॉइन, यानी अच्छा सिक्का। अनबायस्ड है यानी खराबी उसमें नहीं है, हेड का ही 50% और टेल का ही 50%। 3 सिक्का हो गया। और घटना ई मान लेते हैं, एन इवेंट टू comes head on selected coin, घटना ई मान लें, एन इवेंट टू कम्स हेड ऑन सेलेक्टेड कॉइन, यानी चुने हुए सिक्का पर हेड आना, ये घटना ई मान ली है। या तीसरे माने कि कोई भी सिक्का चुना सकता है, पहला सिक्का चुना सकता था या दूसरा या तीसरा, 3 घटना दे दी उसको। और घटना ई है हम लोग को कि चुने हुए सिक्का पर हेड लाना, इसलिए घटना ई उसको हम लोग मान लिए। क्लियर है? अब आइए हम लोग काम करें। तो PE1 एन इवेंट टू सेलेक्ट 2 हेडेड कॉइन, यानी 2 हेड वाला सिक्का को चुनने का प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि 3 गो सिक्का है तो पहला सिक्का का चुनने का 1/3, दूसरा का भी 1/3 और तीसरा का भी 1/3। क्लियर है?
पहला का भी 1/3, दूसरा का भी 1/3 और तीसरा का भी 1/3। जैसे 3 को बैग में से चुनते थे वही, तो पहला सिक्का चुने प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3। अब आओ चुने हुए सिक्के से हेड लाना, तो P E when E1 has already occurred। अब तो ये बताओ, पहला सिक्का में दोनों तरफ हेड है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी, घटना ई है हेड आने का प्रोबेबिलिटी, जिसके दोनों तरफ हेड ही रहेगा तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 100%। क्लियर, श्योर इवेंट। जिसका दोनों तरफ हेड होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से P E1 इंटरसेक्शन E मल्टीप्लीकेशन थ्योरम तुम जानते ही हो, P E1 इंटू P E/E1 और इस प्रकार से P1 हो गया 1/3 इंटू 1 तो हो गया 1/3। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? ये हो गया हमारा पहला केस, यानी 2 हेडेड क्वाइन से हेड लाने का प्रोबेबिलिटी, यानी 2 हेडेड क्वाइन वाला से हेड लाने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3। अब आओ खरपा सिक्का से हेड लाने का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, Pe2 तो खरपा सिक्का चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि 3 को तो सिक्के है तो 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E when E2 has already occurred, तो क्लियर कर दिया है कि खरपा सिक्का में हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 75% है, यानी 75/100%। में सैंपल स्पेस 100 होता है, यानी हो गया 3/4। इस प्रकार से अब P E2 इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू हो जाएगा P E2 इंटू मल्टीप्लीकेशन थ्योरम E/E2। क्लियर है। और इस प्रकार से P E2 हमारा आ गया 1/3 इंटू 3/4, इस प्रकार से हो जाएगा 3/12। किसी को दिक्कत? बाद में हम लोग उसको कैंसिल करेंगे 3/12, या इसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/4। 3 कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब आइए अब तीसरा केस। अब तीसरा सिक्का चुना जो सही सिक्का है तो PE3, तो तीसरा सिक्का भी चुनने का प्रोबेबिलिटी तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 सिक्के था। अब इस सिक्का से हेड लाना का प्रोबेबिलिटी ऑफ E when E3 has already occurred, यानी तीसरा सिक्का चुना चुका है तब हेड ला रहे हैं। तो तीसरा सिक्का तो अनबायस्ड है, यानी अच्छा सिक्का है, तो अच्छा सिक्का पर हेड लाने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1/2, यही ना होता है। हेड का भी 1/2 और टेल का भी 1/2। जिस प्रकार से P E3 इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, तो P E3 इंटू P E/E3 मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इस प्रकार से P E3 है 1/3 इंटू 1/2 तो हो गया 1/6। क्लियर है। तो हो गया 2 हेडेड क्वाइन से हेड लाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, खराब सिक्का से हेड लाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, अच्छा सिक्का से हेड लाने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो आओ तो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अब देखो ये तो पहले ही हम कर देते हैं, हेड लाना हमारा सैंपल स्पेस का हो गया 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ये तीनों केस का योग हमारा सैंपल स्पेस की तरह होगा, क्योंकि हेड लाना, अब हेड कौन सिक्का से लाना ये हमारा घटना की तरह होगा। यही है बेस थ्योरम। इस तीनों में जरूर कोई ना कोई किसी एक पर कंडीशन दिया होगा, किस पर दिया हुआ है देखो, इसलिए उसको लास्ट में पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड क्वाइन, यानी वह हेड जो आएगा वह 2 हेडेड क्वाइन से आएगा। तो 2 हेडेड क्वाइन वाला यही ना है हमारा, यही 1/3 हमारा घटना की तरह काम किया। क्या क्लियर है। अगर कहता अनबायस्ड क्वाइन से तो यहाँ 1/4 बोलते, और अनबायस्ड क्वाइन से तो यहाँ 1/6 बोलता, और बोलता बायस्ड क्वाइन से तो यहाँ 1/4 बोलते। क्लियर है। अब इसको हम हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/3, अब बाई इसका एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 से चुका 12, 4 से 4 3 12, 6 दूना 12। इस प्रकार से 1/3 इंटू 12/4 3 7 2 9, और इस प्रकार 3 चौका 12, यानी 4/9 4/9 प्रोबेबिलिटी आया कि वह जो हेड आएगा वह 2 हेडेड क्वाइन से हेड हमारा आएगा। तो यहां तक समझने में किसी को अगर दिक्कत है तो बोलो। तो क्लियर हो रहा है। यही सब प्रॉब्लम है। आज की कहानी यही था। सारे प्रॉब्लम लगभग एक ही कंसेप्ट पर है। मैं तुमको बार बार दिखा रहा हूं कि तुमको क्लियर हो जाए। और एक हिसाब और हम लोग देखते हैं। क्लियर है तो ध्यान से देखना। पांचवा एक प्रॉब्लम और देखो।
कह रहा है गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स 1, 2 और 3, 3 ठो एक रंग का बक्सा दिया हुआ है, 1, 2 और 3, 3 ठो बक्सा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 ठो बक्सा है, ध्यान रखना। और तीनों बक्सा में क्या क्या खेला है? इन बॉक्स 1 बोथ क्वाइन आर गोल्ड, इसमें 2 ठो गोल्ड का क्वाइन है, 2 गोल्ड। इस बक्सा में 2 ठो गोल्ड क्वाइन है, गोल्ड का क्वाइन है, सिक्का है, गोल्ड क्वाइन। ये सेकेंड बक्सा है और ये थर्ड बक्सा है, ठीक है। फर्स्ट बक्सा में बोथ क्वाइंस आर गोल्ड क्वाइंस। इन बॉक्स सेकेंड बोथ आर सिल्वर क्वाइंस, इसमें 2 ठो जो है सो सिल्वर का क्वाइन है, सिल्वर, चांदी का सिक्का, ये सिल्वर का, ये सोने का सिक्का है, सिल्वर क्वाइन, सिल्वर क्वाइंस। एंड इन द बॉक्स थर्ड देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर क्वाइन, इसमें 1 ठो गोल्ड का है क्वाइन, गोल्ड क्वाइन है, और 1 जो है सो सिल्वर क्वाइन है, सिल्वर क्वाइन है, क्वाइंस। देखो पहला जो बक्सा है उसमें 2 गो सोने का सिक्का है, दूसरा बक्सा है उसमें 2 ठो चांदी का सिक्का है, और तीसरा बक्सा है उसमें 1 ठो सोने का सिक्का और 1 ठो चांदी का सिक्का है, सिल्वर का है। क्लियर है? पहला में 2 ठो सोना, दूसरा में 2 गो चांदी, तीसरा में 1 गो सोना और 1 ठो चांदी। बॉक्स देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। ए पर्सन चूज ए बॉक्स, एक आदमी वो बक्सा चुनता है पहले, फिर यहाँ 3 केस, या तो पहला बक्सा चुनेगा या दूसरा या तीसरा, और पहला बक्सा चुनने का प्रोबेबिलिटी भी 1/3, दूसरा भी 1/3 और तीसरा भी 1/3, तुम जान ही रहे हो। बक्सा पहले चुनता है और बक्सा चुनने का क्या करता है? ए पर्सन चूज ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ए क्वाइन, इट इज द इफ द क्वाइन इज ऑफ गोल्ड, इतना ही पढ़ो, लास्ट में फिर नहीं पढ़ेंगे। यानी एक आदमी एक बक्सा चुनता है और एक वो सिक्का निकालता है, और वह सिक्का कौन निकालता है? गोल्ड का, सोने का सिक्का निकालना, यानी बक्सा चुन के और सोने का सिक्का निकालना, ये कह रहा है। तो आइए पहले तीनों घटना मान लेते हैं, सब घटना का नाम देते हैं। लेट E1 मान लेते हैं एन इवेंट टू सेलेक्ट बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स ही बोल रहा है, बॉक्स फर्स्ट। हाँ, घटना E2 मान लेते हैं एन इवेंट टू सेलेक्ट बॉक्स सेकेंड, और घटना E3 मान लेते हैं एन इवेंट टू सेलेक्ट बॉक्स थर्ड, और घटना E मान लेते हैं एन इवेंट टू ड्रॉ माने खींचना, ड्रॉ ए गोल्ड क्वाइन फ्रॉम सेलेक्टेड बॉक्स, क्लियर है? घटना ई मान लिया एन इवेंट टू ड्रॉ ए गोल्ड क्वाइन फ्रॉम सिलेक्टेड बॉक्स, चुने हुए बक्सा से एक गोल्ड क्वाइन निकालना, यानी सोने का सिक्का निकालना। अब आओ 3 केस में शामिल है। पहले हम लोग P-E1 निकाले, यानी पहला बक्सा चुनने का, 3 गो बक्सा है तो पहला बक्सा चुनने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/3। जब बक्सा चुना गया तो उसमें सब गोल्ड क्वाइन निकालेंगे, P-E when E1 has already occurred, यानी पहला बक्सा चुना चुका है तब अब गोल्ड क्वाइन निकाल रहे हैं। तो दोनों गोल्डे क्वाइन है, तो इसमें से गोल्ड क्वाइन निकालेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 100%, यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 गोल्डे सिक्का है तो सोने नहीं निकलेगा। 2C1 बटे 2C1, तो दोनों का वैल्यू बराबर, इसलिए 1 हो जाएगा, इसलिए 100% प्रोबेबिलिटी है, यानी 1 हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से P-E1 इंटरसेक्शन E, क्योंकि दोनों गोल्डे है तो गोल्डे नहीं निकलेगा, इस प्रकार से हो गया 1/3। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा? P-E1 इंटू P-E/E1, इस प्रकार से 1/3 इंटू 1 हो गया 1/3। ये क्या हुआ तुम लोग समझ चुका है? यानी 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गया कि पहला बक्सा चुन करके और उसमें से गोल्ड क्वाइन निकालना, यानी सोने का सिक्का निकला। ऐसे ही फिर अब दूसरा बैग चुन के सोने का सिक्का निकालना और तीसरा बैग चुन के सोने का सिक्का निकालना, 3 केस में हिसाब जाएगा। फिर P-E2 इज इक्वल टू, फिर दूसरा बक्सा चुनने का प्रोबेबिलिटी भी 1/3 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड,
दूसरा बक्सा चुन चुके हैं, तब उसमें से गोल्ड कॉइन निकाल लिया। वाह, इसमें गोल्ड कॉइन कितना है, इसमें एको गोल्ड कॉइन है, दोनों सिल्वर है, तो गोल्ड कॉइन निकलने का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ घटना 0 हो जाएगा बटे सैंपल स्पेस, तो 0/2 तो 0 ही ना होगा, यानी 0 प्रोबेबिलिटी हो गया, क्योंकि इसमें गोल्ड है ही नहीं है, यह असंभव घटना है, दोनों चांदी है, तो क्या गोल्ड किसी का से निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 0। इस प्रकार से Pe2 इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू हो गया मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, तो Pe2 इंटू Pe/E2, और इस प्रकार से Pe2 हम लोग 1/3 इंटू 0, इस प्रकार से 0 हो गया। क्लियर है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत। अब आओ तीसरा बक्सा चुनते हैं, Pe3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 घटना हमारा तीसरा बक्सा चुनना, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी तीसरा बक्सा चुन लिए हैं, तब उसमें सब गोल्ड कॉइन निकाले, तो तीसरा बक्सा में एगो गोल्ड कॉइन और एक ही चुनना भी है, तो 1C1, सैंपल हो जाएगा 1/2, तो 2C1, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गया गोल्ड कॉइन चुनने का। तो इस प्रकार से हो गया Pe3, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी Pe3 इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू हो जाएगा Pe3 इंटू Pe/E3, दोनों का गुना, और इस प्रकार से 1/3 इंटू 1/2 हो गया 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गया तीसरा सिक्का, और तीसरा बक्सा चुन के गोल्ड कॉइन चुना, आपको समझ चुका होगा। ये हो गया पहला बक्सा चुन के गोल्ड कॉइन चुनना, ये हो गया दूसरा बक्सा चुन के गोल्ड कॉइन चुनना, और यह हो गया तीसरा बक्सा चुन के गोल्ड कॉइन चुनना। तो गोल्ड कॉइन चुनना हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, कौन बक्सा से गोल्ड कॉइन चुनना वही हमारी घटना की तरह होगा, जरूर हिसाब में दिया होगा। आओ पहले हम लोग लिख लेते हैं, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अभिष्ट प्रायिकता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अब देखो 1/3 प्लस 0 प्लस 1/6, ये सैंपल स्पेस की तरह हो गया। अब वह गोल्ड कॉइन किस बक्सा से आ गई घटना होगा, वही कंडीशन दिया होगा, देखो लास्ट में दिया होगा, फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ए गोल्ड, कराया है, इसको घुमा के बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उस बक्सा में और गोल्ड कॉइन बच गया होगा, तो कौन बक्सा में बच गया होगा, पहला ही बक्सा में, और इसमें 2 गोल्ड कॉइन था, तो एक गोल्ड कॉइन निकला, तो एक बच गया, फिर किसमें, पहले में ना, यानी पहला बक्सा से गोल्ड कॉइन निकलने का प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है, डायरेक्ट ये नहीं बोल के ये कह रहा है कि उस बक्सा से गोल्ड कॉइन निकलने का प्रोबेबिलिटी निकाली जिसमें एक और बच गया है, तो बच इसी में ना क्या, तो इसमें 2 गोल्ड कॉइन था, इसमें तो सिल्वर था, इसमें जब वो बचा ही निकल गया गोल्ड था, तो वो खींचिए लिए, तो यानी ये इसका कहने का मतलब है कि पहला बक्सा से गोल्ड कॉइन निकलने का प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, तो यानी हमारा ये हो गया घटना की तरह 1/3। क्लियर है, अब इसका हम लोग मतलब एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 6 हो गया, 3 दूना 6, 2 और 1 3, तो हो जाएगा 6/3, 6/3, इस प्रकार से हो गया 3 दूना 6, हमारा 2/3 प्रोबेबिलिटी हो गया कि वह सिक्का जो होगा, वह जो सिक्का होगा, वह गोल्ड कॉइन जो होगा, वह बक्सा फर्स्ट से आएगा। तो इस प्रकार से हम तुमको 5 हिसाब बना करके दिखा दिए, इस पर 50 हिसाब भी बनाएंगे तो सबका यही तरीका होगा। क्लियर है, तो यही था हमारा बेस थ्योरम। इसमें यानी कहने का मतलब इस तीनों में से कोई ना कोई किसी एक पर जरूर कंडीशन डाला रहेगा, तो वही घटना की तरह काम करेगा, और बाकी सब सैंपल बाकी को जोड़ देंगे। हम रफली तुमको समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। क्लियर है, तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, तो यही कहानी था आज के हमारे प्रॉब्लम क्लास का। अब हम लोग तुम लोग समझ चुके होंगे बढ़िया से, बार बार मैं बोल रहा हूं, बढ़िया से देखना, देख करके सारे इसको बढ़िया से समझ करके बढ़िया से नोट करना, बढ़िया से बना लेना। अब हमारा अगला जो क्लास होगा वो प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि ये सब तो मेनली कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर था, मेनली डिपेंडेंट इवेंट पर हम लोग काम किए, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ही तो पूरा हम लोग काम किए हैं, उसी को थोड़ा कुछ नया बात से बताए हैं, उसमें हल्का मेन है बेस मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें भी डिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है, तो ये सब तो बेसिक चीज सब था। अब हम लोग जो शुरू करेंगे, जो टॉपिक तुमको हम बताएंगे, उसमें उससे तुम्हारे एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर बहुत ही अच्छा है, और उस चैप्टर का नाम है, उस टॉपिक का नाम है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
तो अगला क्लास हम लोग का बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्लास होगा और बड़ी महान क्लास होगा, समझे कि नहीं। और संभवतः जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगला क्लास हम लोग का लाइव क्लास ही होना चाहिए, इसलिए अगले क्लास में हो सकता है तो हम लोग लाइव में ही मिलेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। चलो बाकी सब चीज आगे की बात आगे पर छोड़ दो, यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।